सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सत्यम प्रिपरेशन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आपसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और अपना अपना वर्क अपना अपना क्लास कर रहे होंगे। चलिए, आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन। बिल्कुल, यह जो चैप्टर है पृष्ठ रसायन, जिसका हम 35 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। आज की क्लास में 35 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें से आपकी 7 प्लस मार्क्स जो है कि फिक्स जाएगी। बिल्कुल 7 प्लस मार्क्स जो है कि फिक्स जाएगी। तो चलिए जल्द से जल्द आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए हैं सभी स्टूडेंट इस क्लास को शेयर कर देंगे और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए यहाँ से अभी क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको 5 से 7 मार्क्स जो है कि फिक्स जाएगी। बिल्कुल 7 मार्क्स जो है कि फिक्स जाएगी। तो चलिए जल्द से जल्द आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए यहाँ से अभी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। 35 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हम पृष्ठ रसायन चैप्टर 5 केमिस्ट्री 12th आईएससी। चलिए यहाँ से अभी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है जो वो है कोलाइडी बिलियन में कोलाइडी कणों का आकार होता है। क्या प्रश्न है, पहले ध्यानपूर्वक समझना है, फिर हमको आंसर देना है। ठीक है, प्रश्न को बारीकी से समझना है। तो प्रश्न क्या है, कोलाइडी बिलियन में कोलाइडी कणों का, किस बिलियन में? तो कोलाइडी बिलियन में किस कण का? तो कोलाइडी कणों का आकार पूछ रहा है। तो कोलाइडी बिलियन में कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? ऑप्शन ए है 10 के पावर माइनस 6 से 10 के पावर माइनस 9 मीटर, या फिर ऑप्शन बी है 10 के पावर माइनस 9 से 10 के पावर माइनस 12 मीटर, या फिर ऑप्शन सी है 10 के पावर माइनस 5 से 10 के पावर माइनस 9 मीटर, या फिर ऑप्शन डी है 10 के पावर माइनस 12 मीटर से 10 के पावर माइनस 19 मीटर। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से दीजिए आप लोग। कोलाइडी बिलियन में कोलाइडी कणों का आकार होता है। तो कोलाइडी बिलियन में कोलाइडी कणों का आकार क्या है? तो कोलाइडी बिलियन में कोलाइडी कणों का आकार जो है वो आपका ऑप्शन ए है 10 के पावर 6 से 10 के पावर माइनस 9। क्या होगा? 10 के पावर 6 से 10 के पावर माइनस 9 जो है वही है कोलाइडी बिलियन में कोलाइडी कणों का आकार। याद रखिएगा, 10 के पावर माइनस 6 से 10 के पावर माइनस 9 मीटर कोलाइडी बिलियन में कोलाइडी कणों का आकार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है 2 नंबर में कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैक आर्थर विधि से किया जाता है। क्या कर रहा है, यह जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, ठीक है, तो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु का, कौन सी धातु है जिसका निष्कर्षण मैक आर्थर विधि द्वारा किया जाता है? तो AgFeCuNa। आपको नाम जैसे है, आप सभी को इसमें नाम अपने आप ढूंढना है, क्योंकि हम आपको एक स्पेशल क्लास दिए हुए हैं और फिर देंगे भी ये क्लास और, जिसमें आपको पूरा नाम बताए हुए हैं। क्या होगा, एस से हाइड्रोजन होगा, या फिर एच से हाइड्रोजन होगा, या फिर एच आई से हाइड्रोजन होगा, क्या से क्या होगा, सभी का हम क्लास एक भरपूर दे दिए हैं। आपको उस क्लास को देखना है, उसके बाद आपको समझना है। तो क्या है, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मैक आर्थर विधि से किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है Ag से किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है 3 नंबर में? 3 नंबर जो प्रश्न है, 3 नंबर में है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। क्या करती है? किसी भी गैस के, क्या करना, किसी भी गैस, किसी गैस है तो किसी भी गैस के ठोस पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस के प्राकृतिक पर, उपयुक्त इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से दीजिए। किसी गैस के ठोस की सतह पर अधिशोषण की, किसकी मात्रा? तो अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस की प्राकृतिक पर, या फिर उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल ऑल ऑफ दीज है। क्या है? ऑल ऑफ दीज है। याद रखिएगा, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा जो निर्भर करती है वो उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है, गैस के ताप पर भी निर्भर करती है, गैस के दाब पर भी निर्भर करती है, गैस के प्राकृतिक पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, किसी गैस के ठोस सतह की अधिशोषण की मात्रा ऑल ऑफ दिस पर निर्भर करती है। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो कि प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोडियम है, लोहा है, जिंक है, प्लेटिनम है। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से दीजिए आप लोग। 4 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो क्या होगा इसका आंसर? मुझे लग रहा है प्लेटिनम होगा, देख लेते हैं। बिल्कुल प्लेटिनम है, आपका ऑप्शन डी ही है, प्लेटिनम है। ठीक है, क्या है? प्लेटिनम है। इसको याद रखिएगा। क्या था प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो कि प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली जो धातु है वह है प्लेटिनम। याद रखिएगा, क्या है? प्लेटिनम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तो भाग ही नहीं रहा। हाँ, अगला जो प्रश्न है 5 नंबर में, 5 नंबर जो है, 5 नंबर है ब्राउनी गति का कारण है। ब्राउनी गति जो होते हैं
उसका कारण क्या है? तो ब्राउनी गति का कारण है द्रव अवस्था में ताप पर उतार चढ़ाव, या फिर कोलाइडी कणों पर आवेश का आकर्षण प्रतिकर्षण, या फिर ऑप्शन सी है परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात, या फिर ऑप्शन डी है कणों का आकार। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से दीजिए आप लोग। ब्राउनी गति का कारण है, तो ब्राउनी गति का क्या कारण हो सकती है? बिल्कुल, ब्राउनी जो गति है, ब्राउनी गति का कारण होता है परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात। क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम के कोलाइडी कणों पर जो घात होता है, संघात, वही है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर से दोहरा लेते हैं, ब्राउनी गति का कारण क्या है? तो ब्राउनी गति का कारण है परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव परिक्षेपण कहलाता है। ठोस पदार्थ जो होते हैं उस पर किसी भी द्रव परिक्षेपण क्या कहलाता है? तो वह क्या है? सॉल है, जेल है, पायल है, फोन है। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से दीजिए आप लोग। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है सॉल, जेल, पायल्स या फिर फोम। तो क्या होगा इसका आंसर? चलिए देख लेते हैं। ठोस पदार्थ पर बिल्कुल इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जेल। क्या है? जेल है। ठीक है, इसका याद रखिएगा, जेल है। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है तो क्या कहलाता है? जेल कहलाता है। याद रखिएगा, ठोस पदार्थ पर किसी पदार्थ का परिक्षेपण क्या कहलाता है? जेल कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 7 नंबर जो है, 7 में है आइसक्रीम के निर्माण में, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, फिर से नहीं दिख रहा था। ठीक है, आइसक्रीम के निर्माण में जिटेलिन जो होते हैं एक पदार्थ है। ठीक है, जिटेलिन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जिटेलिन का उपयोग क्यों किया जाता है? हम सभी जानते हैं कि आइसक्रीम के निर्माण में जिटेलिन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जिटेलिन से आइसक्रीम का स्वाद अच्छा होता है। जिटेलिन बर्फ के कणों को बांधे रखती है, या फिर जिटेलिन बर्फ के कणों को संघनन में रक्षण करती है, या फिर जिटेलिन आइसक्रीम का मूल्य घटाने के लिए मिलाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? आइसक्रीम के निर्माण में जिटेलिन का उपयोग क्यों होता है? आइसक्रीम के निर्माण में जिटेलिन का उपयोग होता है क्योंकि आपका ऑप्शन सी ही होगा। जिलेटिन वर्ग के कानों का स्वाद में जो है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल इसका ऑप्शन सी ही होगा। देखिए सबसे पहले फिर से एक बार देख लेते हैं। आइसक्रीम के निर्माण में जिटेलिन का उपयोग किया जाता है क्योंकि आपका ऑप्शन सी है, जिटेलिन बर्फ के कणों का संकदन से रक्षण करती है। क्या करती है? संकदन से रक्षण करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है 8 नंबर में, 8 नंबर है बादल कुहरा कुहासा द्रव गैस कोलाइडी एरोसोल है। क्या है? सबसे पहले इसको देखिए, बादल जो है, कुहासा, बादल है, कुहरा है, कुहासा है, तीनों अलग अलग है, लेकिन द्रव गैस कोलाइडी एरोसोल है। ठीक है, ये सब कोलाइडी एरोसोल है। धूम जो होते हैं, धूम, ठीक है, स्मोके, तो किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? यह जो है किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? तो ठोस गैस है, गैस द्रव्य है, या फिर आपका ऑप्शन है सी द्रव गैस है, या फिर गैस है। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से दीजिए आप लोग। 8 नंबर का फिर से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है 8 नंबर में कि बादल कुहरा कुहासा द्रव गैस कोलाइडी एरोसोल है। क्या है? एरोसोल है। क्या है? कोलाइडी एरोसोल है। धूम किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? तो यह जो है ठोस गैस है। क्या है? ठोस गैस है। याद रखिएगा, क्या है? ठोस गैस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 9 नंबर जो है, 9 नंबर में है कि स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। स्वर्ण जो संख्या होती है, स्वर्ण संख्या, वह सबसे कम होती है जिलेटिन में, अंडे के एल्युमिनियम में, या फिर गोंद में, या फिर स्टार्च में। तो किस में होती है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है जिलेटिन में होती है। किस में होती है? जिलेटिन में स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। याद रखिएगा, जिलेटिन में स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। किस में सबसे कम होती है? तो जिलेटिन में स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 10 नंबर में कुहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है? जो कुहरा है, तो कुहरा निम्न में से किस प्रकार का कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है? तो किस प्रकार का है? गैस का द्रव्य में विलयन है, द्रव का गैस में विलयन है, ठोस का द्रव में विलयन है, या फिर द्रव का द्रव में विलयन है।
तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से दीजिए। कुहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है? गैस का द्रव में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, द्रव का गैस में विलयन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? द्रव का गैस में विलयन हो जाएगा। कुहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है? तो द्रव का गैस में विलयन है। किसका है? द्रव का गैस में विलयन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न आपका 11 नंबर में है, 11 में है, निम्न में हाइड्रोफोबिक कोलाइड है। तो क्या है? निम्न में से हाइड्रोफोबिक कोलाइड है, स्टार्च है, जिलेटिन है, गोंद है, सल्फर है। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से दीजिए आप लोग। निम्न में हाइड्रोफोबिक कोलाइड है, तो निम्न में हाइड्रोफोबिक कोलाइड कौन है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी ही होगा, सल्फर होगा। क्या होगा? सल्फर होगा, याद रखिएगा, सल्फर होगा। ठीक है, निम्न में से हाइड्रोफोबिक कोलाइड कौन है? तो सल्फर है। ठीक है, कौन है? सल्फर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 12 नंबर में, 12 नंबर में है, किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है? यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से किसके द्वारा दूध को सुरक्षित रखा जा सकता है? तो दूध को सुरक्षित रखने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? फार्मिल्ट एसिड विलयन का, या फिर सबसे, हाँ इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, फार्मिल्डिहाइड विलयन का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर में क्या है? 13 नंबर जो है, भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? क्या है? भौतिक अधिशोषण में, किसमें? तो भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? रासायनिक बल द्वारा, वैद्युत बल द्वारा, गुरुत्वीय बल द्वारा, या फिर वांडर वाल बल द्वारा। तो किसके द्वारा बंधे रहते हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किसके बल द्वारा बंधे रहते हैं? तो यह जो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, वांडर वाल बल द्वारा बंधे रहते हैं। किसके द्वारा बंधे रहते हैं? वांडर वाल बल द्वारा बंधे रहते हैं। याद रखिएगा, भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? तो वांडर वाल बल द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन देखते हैं। अगला क्या है? 14 नंबर में है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? तो रासायनिक अधिशोषण में एक परतें होती है, दो होती है, बहुत परतें होती है, या फिर शून्य होती है। तो रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल, इसका देख लेते हैं, एक है। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण में एक परतें होती है। याद रखिएगा, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है? तो रासायनिक अधिशोषण में सिर्फ एक परतें होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 15 नंबर में, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव जो है वह विलयन में पाया जाता है, अपक्षेप में पाया जाता है, शॉल में पाया जाता है, वाष्पों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। टिंडल प्रभाव पाया जाता है। बिल्कुल, चलिए इसको आगे करके देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। टिंडल प्रभाव जो है वो आपको शॉल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टिंडल प्रभाव जो है वो शॉल में पाया जाता है। याद रखिएगा, किसमें पाया जाता है? शॉल में पाया जाता है टिंडल प्रभाव। ठीक है, किसमें पाया जाता है? तो शॉल में पाया जाता है टिंडल प्रभाव। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका यहाँ पर 16 नंबर में है, निम्न में से कौन लायोफिल्स कोलायड है? क्या कर रहा है? निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलायल है? तो कौन है? दूध है, गोंद है, कुहासा है, रक्त है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दूध ही होगा। चलिए दूध ही है। निम्न में से कौन लायोफिलिक, यह आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलायड है? तो कौन है? दूध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है आपका ऑप्शन 17 में, निम्न में कौन सा गुण कोलायड विलयन के आवेश से स्वतंत्र होता है? इनमें से कौन सा गुण है जो कि कोलायड विलयन के आवेश से स्वतंत्र होता है? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिक, टिंडल प्रभाव, शकंदन, या फिर वैद्युत कण संचालन। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से दीजिए आप लोग। निम्न में कौन सा गुण कोलायड विलयन के आवेश से स्वतंत्र होता है? इलेक्ट्रॉन ऑस्मोसिक, टिंडल प्रभाव, सकंदन, वैद्युत कण संचलन। तो क्या होता है इसका आंसर? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टिंडल प्रभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? टिंडल प्रभाव हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुण कोलायड विलयन के आवेश से स्वतंत्र होता है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है आपका 18 नंबर में है,
कि पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज के केंद्रीकरण की घटना कहलाती है। क्या है? पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज के केंद्रीकरण की घटना कहलाती है। तो क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है, अधिशोषण, शगुन, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से दीजिए आप लोग। पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज के केंद्रीकरण की घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है, शगुन कहलाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर बी हो जाएगा, अधिशोषण। ठीक है, क्या हो जाएगा? अधिशोषण होगा, याद रखिएगा, अधिशोषण होगा। पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज के केंद्रीकरण की घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिशोषण कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से आपकी यहाँ पर 18 प्रश्न कंप्लीट हो गई। आगे के प्रश्न है तो आगे भी हम देखते हैं। चलिए 3 नंबर में क्या है? लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है, क्यों? जो आपका 18 प्रश्न तो अभी हम करा दिए हैं, और अभी क्या है 3 नंबर से हम शुरू कर रहे हैं। इसमें से भी हम कुछ प्रश्न लेने वाले, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसको हम कर लेंगे आज की क्लास में। ठीक है, क्योंकि हम आपको जैसे वादा किए हैं 7 मार्क्स जो है कि फिक्स करना है, तो 7 मार्क्स का तो टारगेट हम लेकर चलेंगे ही। चलिए 3 नंबर में क्या है? लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि यह एक वैद्युत अपघट्य है, यह विद्युत का सुचालक है, यह जिलेटिन के साथ गाढ़ा विलयन बनाता है। K+ और Cl- आयन के चालक लगभग बराबर होते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन C3 का, लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि K+ और Cl- आयनों के चालक लगभग बराबर होते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 14 में। दूध है तो दूध क्या है? जल में परिक्षेपण वसा, या फिर वसा में परिक्षेपण जल, या फिर आपका ऑप्शन सी है तेल में परिक्षेपण वसा, या फिर ऑप्शन डी है तेल में परिक्षेपण जल। तो क्या होगा? दूध। बिल्कुल दूध है। दूध जल में परिक्षेपण वसा है। क्या है? दूध जो है वह जल में परिक्षेपण वसा है। याद रखिएगा, दूध क्या है? तो दूध जल में परिक्षेपण वसा है। चलिए 5 नंबर जो है, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा किस पर निर्भर करती है? गैस के ताप पर, गैस की प्राकृतिक पर, गैस के दाब पर, या फिर आपका है उपयुक्त इनमें से सभी पर। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल उपयुक्त सभी पर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी पर हो जाएगा। किसी गैस से ठोस सतह की अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है उपयुक्त सभी पर। ठीक है, याद रखिएगा, उपयुक्त सभी पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 6 नंबर से है। 6 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो जो प्लेटिनम है, आपको तो हम बताया प्लेटिनम जो है वो मुक्त अवस्था में प्राकृतिक में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला जो है यहाँ पर SO